कोने में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है तभी उसकी माँ मोना उससे उसकी किताब छीनकर फाड़ देती है। माँ, ये क्या किया आपने? मेरी किताब फाड़ दी। अब मैं पढ़ाई कैसे करूंगी? अरे कौन सा तू पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाएगी? तो जैसी काली कलूटी को तो कोई चपरासी की नौकरी भी ना दे। चल कर खाना बना। मोना काजल की सौतेली माँ थी, इसलिए वह काजल को जरा भी पसंद नहीं करती थी, बल्कि उससे पूरा दिन काम करवाती थी और उससे घिन करती थी। कभी भी अपने साथ बैठकर खाना खाने नहीं देती थी और बेचारी काजल को उसके काले रंग के कारण सारा दिन ताना दिया करती थी। जहाँ एक तरफ मोना अपनी बेटी रिया के साथ एसी की ठंडी हवा में हॉल में बैठकर टीवी देख रही होती, वहीं बेचारी काजल किचन में गर्मी में खाना बनाती है। अरे ओ मेरी ब्लैकबेरी बहना, खाना बना कि नहीं? बन गए हैं रिया, बस ला रही हूँ। काजल जल्दी से मेज पर खाना लगाती है। माँ, मैंने खाना बना दिया है, अब मैं जाऊँ? अरे ओ अमावस की खोई हुई चांदनी, चली कहाँ? जब तक मैं और मेरी बेटी खाना नहीं खा लेते यहीं खड़ी रहे। मैं तो डर गई मम्मी, देखो तो जरा मेरी काली बहन हम दोनों को कैसे घूर रही है, जैसे हमें कच्चा खा जाएगी। रिया, आखिर तुम्हें मेरे रंग का मजाक बनाकर क्या मिलता है? तुम मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों करती हो? काजल की इस बात पर घमंडी रिया उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। 2 टके की काली कलूटी मुझे जवाब देती है। आइंदा अगर मुझसे जुबान लड़ाई ना तो तेरी काली जुबान काट कर फेंक दूंगी। इतने में काजल के पिता रंजीत घर आते हैं और काजल आंसू भरी आंखों के साथ अपने पिता से कहती है, देखा पिताजी, रिया ने मुझसे छोटी होकर मुझ पर हाथ उठाया, इसलिए कि वो गोरी और मैं काली, तो वो मेरे साथ जो चाहे कर सकती है। बंद करिए बकवास और अपना ये मनहूस चेहरा लेकर मेरे सामने से चली जा। काजल रोते हुए अपने कमरे में जाकर खुद को अंदर से बंद कर लेती है और अपनी मरी हुई माँ की तस्वीर को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोती है। क्यों माँ, क्यों? आखिर क्यों तुम मुझे छोड़कर चली गई? देखो तुम्हारे जाने के बाद कैसी किस्मत हो गई है मेरी। अपने ही घर में मैं हर वक्त अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ। पिताजी को माँ और मेरी सौतेली बहन के सिवा मैं तो कभी दिखाई नहीं देती। मायका एक बेटी के लिए उसकी खुशियों का घर आंगन होता है, मगर काजल के लिए उसका मायका जैसे किसी कैद खाने से कम नहीं था। बचपन से लेकर बड़े होने तक काजल अपने पिता के प्यार के लिए तरसती रही। हालांकि ना तो उसे कभी माँ के आंचल की खुशी नसीब हुई और ना पिता का प्यार। काफी देर रोने के बाद काजल अपनी फटी हुई किताबों के पन्नों को जोड़कर पढ़ना शुरू कर देती है। अगली सुबह, भगवान जी आज मेरा पेपर है, मेरी मदद करना कि मैं अच्छे से पेपर दे सकूं। ये कहकर काजल जैसे ही पेपर देने के लिए घर से निकल रही होती है तभी उसकी माँ उसका रास्ता रोक लेती है। क्यों महारानी, कहाँ जा रही हो? माँ, आज मेरा पेपर है, मुझे जाने दो। नहीं, कहीं नहीं जाएगी तू। मैं जाऊंगी माँ, और मैं जरूर जाऊंगी। आखिर मैंने आप दोनों माँ बेटी का क्या बिगाड़ा है? क्यों पीछे पड़ी हुई हो आप दोनों मेरे? शोर सुनकर काजल के पिता रंजीत वहाँ आ जाते हैं। तभी मोना झूठ मूठ का रोना रोने लगती है। क्या बात है भाग्यवान, तुम रो क्यों रही हो? अजीब, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। काजल का किसी लड़के से चक्कर चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है पिताजी, मेरा यकीन कीजिए, माँ झूठ बोल रही हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिस कारण आपको मेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़े। हरामजादी अपनी माँ को झूठा ठहराती है। मुझे लगता था कि तू चेहरे की काली है, मगर तू तो मन की भी काली है। मोना के भड़कावे में आकर रंजीत काजल को बहुत मारता है, जिसे देखकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं। रंजीत काजल को घसीट कर ले जाकर कमरे में बंद कर देता है। दरवाजा खोलिए पिताजी। अब ये दरवाजा तेरी शादी के दिन ही खुलेगा। कुछ ही दिनों में रंजीत काजल की शादी करा देता है और वो ससुराल आ जाती है, जहाँ सास उसका गृह प्रवेश करती है। आओ बहू, इसे अपना ही घर समझो। मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। ये तुम्हारे ससुर जी हैं और ये तुम्हारी जेठानी है राधिका। और मैं हूँ आपका देवर राहुल। वेलकम होम भाभी। मुझसे मिलो भाभी, मैं हूँ आपकी ननद प्रिया। चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। प्रिया काजल को कमरे में ले आती है, जहाँ पूरा कमरा गुलाब के फूलों, रंग बिरंगे गुब्बारों और मोमबत्ती से सजा हुआ होता है। काजल भाभी, आपके कमरे का डेकोरेशन मैंने और आपके देवर ने किया है। आपको पसंद तो आया ना? ये सुनकर काली बहू की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। हाँ ननद जी, मुझे ये बहुत पसंद आया। पूजा के जाते ही काजल का पति सांझ कमरे में आता है। काजल, आज से ये कमरा उतना आपका है जितना कि मेरा। मैंने आपके लिए कबर्ड खाली कर दी है, आप अपना सामान वहाँ रख लेना और ये आपके लिए। सांझ मुस्कुराता हुआ काजल को गिफ्ट देता है। तभी काजल रोते हुए कहती है, सांझ, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो ना। आप तो इतने गोरे और सुंदर हैं, आपको तो कोई भी सुंदर लड़की मिल जाती, फिर आपने मुझ जैसी काली भद्दी लड़की से शादी क्यों की? मैं तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं।
किसने कहा तुम सुंदर नहीं? मेरी नजर से देखो, तुम बहुत सुंदर हो। मुझे एक दो मम्मी मेरे लिए सोया मिल्क तैयार कर दे। सृष्टि अपनी बालकनी में एक्सरसाइज कर रही थी कि तभी उसकी नजर अपने घर के सामने बने कच्चे घर के आंगन पर पड़ी, जहां सौदामिनी बैठी हुई चूल्हे पर पराठे बना रही थी। इसे देखो, अपनी हेल्थ की कोई परवाह ही नहीं है। रोज रोज नाश्ते में पराठे बनाकर खाती है और अपने परिवार को भी खिलाती है। कुछ ही देर में सृष्टि की माँ सोया मिल्क से भरी एक बोतल लेकर सृष्टि के पास पहुंची। ये ले सृष्टि बेटा, किसी और चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। शुक्रिया माँ। ओए सौदामिनी, रोज रोज पराठे खाओगी तो मोटी हो जाओगी। सृष्टि की आवाज सुनकर सौदामिनी ने उसकी तरफ देखा। अरे सृष्टि जी नमस्कार, कैसी हैं आप? तुम्हारा बोलना मुझे बिल्कुल किसी न्यूज रिपोर्टर के जैसे लगता है। मैं कितनी बार मना कर चुकी हूँ तुमसे कि मुझे नमस्कार मत किया करो। मैं तुम्हारी माँ की उम्र की नहीं हूँ और तुमने इतनी गर्मी में भी इतना भारी लहंगा चोली पहन रखा है, तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? लेकिन सृष्टि जी, लोगों को नमस्कार करना तो हमारा पारंपरिक तरीका है और हमें अपनी परंपराओं और संस्कारों का पालन करना चाहिए। और एक घाघरा चोली तो मैं बचपन से पहनती हूँ, अब मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है। तुम्हारी बातें मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। मुझे लगता है भगवान जी ने तुम्हें गलती से कलयुग में भेज दिया। नहीं सृष्टि जी, भगवान जी ऐसी गलती कभी नहीं करते। ठीक है, मैंने मान लिया। इतना कहकर सृष्टि वहाँ से चली गई। सृष्टि नहा धोकर नाश्ता करके अपने काम पर चली गई। वहीं दूसरी तरफ माँ जी, दही खत्म हो गई है, अब मैं लस्सी कैसे बनाऊं? क्या बेटा, तूने मटके में दही नहीं जमाई क्या? तुझे तो पता ही है ना कि हम बाहर की अशुद्ध दही नहीं खा सकते। जा जल्दी से मटके में दही जमा ले, आज हम दूध पीकर ही काम चला लेंगे। इसके बाद सौदामिनी ने मिट्टी के कुल्हड़ों में पूरे परिवार के लिए दूध किया और मटके में दही जमाई। फिर सौदामिनी गंदे बर्तनों को नल पर धोने बैठ गई। सौदामिनी उन्हें साबुन के बजाय राख और ईंटों के टुकड़े से धो रही थी। बर्तन धोते हुए उसकी नजर काम पर से आती सृष्टि पर पड़ी, जो कि लंगड़ा कर चल रही थी। सौदामिनी जल्दी से सृष्टि के पास गई। अरे सृष्टि जी, आप ऐसे लंगड़ा कर क्यों चल रही हैं? क्या हो गया? तुमसे अपने काम से मतलब नहीं रखा जाता है, मुझ पर कम ध्यान दिया करो। अरे ऐसा नहीं है, आप हमारी पड़ोसी हैं और हमें पड़ोसियों की इज्जत मान के उनका ख्याल भी रखना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने हमें यही सब सिखाया है। मुझे काम से आती है, तुम्हारे लेक्चर नहीं सुनने हैं। और हाँ माँ, पैर को कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ मेरी चप्पल टूटी है, इसलिए मैं इस तरह चल रही हूँ। अरे नहीं, क्या आप सुबह दही शक्कर खाकर नहीं गई थी? शायद इसीलिए आपके साथ ही अपशगुन हो गया। मुझे बख्श दे सौदामिनी जी, मेरी सिर्फ चप्पल टूटी है, जिसकी जगह मैं दूसरी चप्पल ले लूंगी। ये कहकर सृष्टि लंगड़ाती हुई घर में चली गई। कुछ दिन बीते और सृष्टि के घर उसे देखने रिश्ते वाले वहां आए। सृष्टि की माँ उसे अच्छे से तैयार करके उनके सामने लेकर गई। सृष्टि मॉडर्न स्टाइल में कुर्ती और लेगिंग पहने हुए थी। कितनी सुंदर है आपकी बेटी, मॉडर्न जमाने और संस्कारों का बिल्कुल परफेक्ट मिश्रण है। मेरी बेटी सिर्फ आज के जमाने के साथ साथ चलते हुए भी अपने संस्कारों को नहीं भूलती। इसकी सोच मॉडर्न है, लेकिन इसका पहनावा बिल्कुल भारतीय नारी की ही तरह है। अगर सूट के साथ एक दुपट्टा भी गले में डाल लेती तो और अच्छी लगती। बिना दुपट्टे के तो हर भारतीय पोशाक अधूरी है, सिवाय साड़ी के। माँ जी को ना जाने किस तरह की बहू चाहिए। कितनी सुंदर तो लग रही है सृष्टि इन कपड़ों में, और इनकी नजर अभी भी उसने कमियां निकाल रही हैं। रिश्ते वाले सृष्टि को पसंद करके रिश्ता पक्का करके वापस घर के लिए निकल रहे थे कि तभी वृंदा के कानों में कहीं से एक सुरीली आवाज सुनाई दी। वृंदा ने जब उस आवाज की दिशा में नजर घुमाई तो उसने देखा कि सामने एक कच्चा घर बना हुआ था, जिसमें एक लड़की बैठी हुई हांडी में माखन बना रही थी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुवर तेरी राह निहारे, सातों जन्म से पिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। कितनी सुरीली आवाज है, कितना अच्छा गा रही है, साथ ही कितने सुंदर कपड़े पहने हुए हैं और हांडी में माखन भी बना रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी जवानी देख रही हूँ। वृंदा से यह सब देखकर रुका नहीं गया और वो सौदामिनी के पास पहुंची। बेटी, क्या तू इस हांडी में माखन बना रही है? अचानक से आवाज सुनकर सौदामिनी ने वृंदा की तरफ देखा और खड़ी हो गई। प्रणाम माँ जी, आप खड़ी क्यों हैं? रुकिए, मैं आपके लिए चटाई बिछा देती हूँ। सौदामिनी घर से चटाई लेकर आई और फिर उसने वृंदा को पानी पिलाया और ये सब वृंदा के परिवार वाले पीछे से देख रहे थे।
वृंदा की नजर सौदामिनी के कच्चे घर को निहार रही थी, जहाँ आराम से भाभी जी, मेरा सर दुख रहा है। अब इतनी लंबी लंबी ये रस्सियां हैं तो इन्हें सुलझाने में दर्द भी तो होगा ही ना। ननद जी, आप छुईमी के पौधे की तरह ऐसे चिल्लाइए मत, आपकी आवाज बुरी लग रही है। रीमा जोर जोर से सोनम के बालों को काट रही थी। उसे ऐसे बाल काटते देख सोनम की माँ पार्वती वहाँ आ गई। अरे अरे बहू, तू तो मेरी बच्ची के बालों को उखाड़ने की तैयारी कर रही है। माँ जी, मैं कोई बाल वाल उखाड़ना नहीं चाहती। हट तू यहाँ से, तेरे सर पर तो 4 बाल हैं, इसीलिए तुझसे मेरी सोनम के बाल संभाले नहीं आ रहे हैं। तू हट, मैं सोनम के बालों को काटती हूँ। हाँ माँ, आप ही नहीं काट दो, भाभी ने तो इन्हें सुलझाने के बजाय और भी ज्यादा उलझा दिया है। पार्वती ने अपनी बहू रीमा के हाथों से कंघा ले लिया और वो सोनम के बालों को सुलझाने लगी। सोनम के बाल बहुत ही ज्यादा लंबे लंबे थे और साथ ही वो बहुत घने और खूबसूरत भी थे। इसी वजह से रीमा उससे थोड़ा सा जलती थी, लेकिन आज की बोली हुई पार्वती की बात ने रीमा के तन बदन में आग लगा दी थी। माँ जी, क्या मतलब था आपका कि मेरे सर पर सिर्फ 4 बाल हैं? बहू, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, और सोनम के आगे तो तेरे और मेरे दोनों के सर पर ही सिर्फ 4 बाल ही हैं। मेरे सर पर 4 बाल नहीं है, आगे से मुझसे ऐसे मत बोलना। रीमा गुस्सा करती हुई अपने कमरे में चली गई। शायद तेरी भाभी को बुरा लग गया। हाँ माँ, आपको उनसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। कोई नहीं, मैं उसे मना लूंगी। आज शाम को मैं उसकी पसंद का खाना बनाकर उसे खुश कर दूंगी। पार्वती को अपनी बहू से ऐसी बातें करने के बाद अब पछतावा सा हो रहा था, इसीलिए वो अपनी बहू को खुश करने के लिए उसकी पसंद का खाना बनाने में लग गई। सोनम भी उसकी इस सब में मदद कर रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ रीमा, अभी तक तो माँ जी बस अपनी कल्लो परी के बालों की तारीफ ही करती थी, लेकिन आज तो माँ जी ने हद ही कर दी। उन्होंने उस काली को मुझसे कंपेयर किया, और तो और उन्होंने मेरे बालों को सिर्फ 4 बाल बताकर मेरी उसके सामने बेइज्जती कर दी। अब बताऊंगी मैं इस काली और इसकी माँ को। बहुत गुरूर है ना इन दोनों को अपने लंबे घने बालों पर। अब मैं इस सोनम के सर से इन बालों का नामो निशान ही मिटा दूंगी। अब तक तो बस काली ही है, अब मैं इसे गंजी भी कर दूंगी। रीमा अपने कमरे में बैठी हुई खुद से ही ये बातें कर रही थी। उसने अब मन ही मन अपनी ननंद के लिए लंबे बालों को काटने की ठान ली थी। उस दिन पार्वती ने उसे खुश करने के लिए बहुत सारी चीजें बनाई थी, लेकिन सोनम अपने मन में अपनी ननंद के बालों को काटने के ख्याल को पक्का कर चुकी थी। अगले दिन, रीमा बहू, मैं ये सोनम के बालों का तेल लेकर आई हूँ। जाकर तू इसे उसके कमरे में रखा, वो तो अभी कॉलेज गई हुई है। लाइए। तेल ले जाते हुए ही रीमा के दिमाग में एक शैतानी विचार ने जन्म लिया। ये मेरी ननंद का तेल है, इसे लगाकर ही तो उस काली के बाल लंबे घने हुए हैं। लेकिन अफसोस, अब यही तेल मेरी ननंद को गंजी बनाने में मदद करेगा। रीमा तेल को सोनम के कमरे में ले जाने की बजाय बाथरूम में ले गई और तेल में उसने एसिड मिला दिया। अब मेरी ननंद के बालों को ये थोड़ा सा एसिड हमेशा के लिए गंजा बना देगा। अब जल्दी से वापस से अपना घूंघट कर लेती हूँ ताकि किसी को कुछ पता न लगने पाए। रीमा वैसे तो सारा दिन घूंघट में रहती थी, लेकिन वो दिल की बहुत ही ज्यादा खराब थी। वो सोनम के तेल में एसिड मिलाकर उसे उसके कमरे में रखाई और कुछ देर बाद सोनम भी कॉलेज से घर आ गई। माँ, आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गई, मेरा सर भी दर्द कर रहा है। वो इसीलिए क्योंकि तेरे बालों में मैंने बहुत दिनों से तेल से मालिश नहीं की है। आजा, मैं तेरे सर में तेल लगा देती हूँ, तेरे सर का दर्द उड़न छू हो जाएगा। माँ, मेरा तेल खत्म हो गया है। तेरी माँ सब जानती है, मैं तेरा तेल ले आई थी, जा कमरे से ले आ। उसकी जरूरत नहीं है, मैं तेल ले आई हूँ। अब आप जल्दी से ननंद जी के बालों में इसे लगा दीजिए माँ जी। तेरा शुक्रिया बहू, तू बहुत ही समझदार है। पार्वती ने वो तेल हाथ में ले लिया, लेकिन उसे पकड़ते हुए पार्वती के हाथ से तेल की शीशी छूट गई और तेल की बोतल टूटकर सारा तेल जमीन पर ही बिखर गया। तेल गिरते ही कालीन एसिड की वजह से जल गया और उस तेल के अंदर से भी भाप उठ रही थी। हे भगवान, ये क्या बवाल है? तेजाब की खुशबू? माँ, ये तेल नहीं, ये तो एसिड है। क्या तू यही तेल डालती है ना? हाँ माँ, लेकिन उसमें से कभी भी ऐसी भाप नहीं उठती। जो भी हो, भगवान का शुक्र है कि ये मैंने तेरे सर पर नहीं लगाया। अरे नहीं, ये काली तो बच गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ननंद जी के लंबे बाल ठीक हैं।
सबके साथ मिलकर रीमा भी नाटक करने लगी। पार्वती ने आराम आराम से उस फैले हुए एसिड को साफ किया। रीमा की ये चाल पूरी तरह से नाकाम हो चुकी थी, लेकिन उसने अभी भी हार नहीं मानी थी। रीमा ऐसे ही सोनम के बालों को काटने के मौके ढूंढती रहती थी, लेकिन वो हमेशा नाकाम हो जाती। सोनम को भी रीमा के ऊपर अब शक सा होने लगा था।